Assalamu alaikum dear students, welcome to Sir Ahmed's Educational Odyssey YouTube channel। सो हाजिर हूँ नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर के साथ, जो कि इंशाल्लाह होगा 8 अप्रैल 2025 को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट कि इस पेपर में मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमारा 10th क्लास का कंप्यूटर का important questions की एक वीडियो गई थी, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट बिकॉज इसमें से 9 to 10 क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग इंक्लूडेड रिपीट हुए थे। एमसीक्यूज हमने शेयर नहीं किए थे, बट जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए गए थे ऑलमोस्ट उसमें से 9 to 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चंस जो हैं वो फाइनल पेपर में आए हुए थे। सो उसी चीज़ को सामने रखते हुए मैंने 9th क्लास के लिए एक गेस्ट पेपर रेडी किया है एंड लेट्स होप कि इसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएं। एटलीस्ट इससे आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, इस पेपर को देखेंगे, इस गेस्ट पेपर को, और वो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं या इनके रिलेटेड टॉपिक्स को वो प्रिपेयर कर लेते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन के तौर पे, तो इंशाल्लाह इट इज़ गोना बी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी। तो आई गारंटी कि 80% मार्क्स जो है वो कहीं नहीं गए इंशाल्लाह इस पेपर में से। ऑलराइट, सो here are the questions। 13 MCQs होंगे as you all know सेक्शन ए में। सेक्शन बी में as usual 11 क्वेश्चन होंगे, 2 marks each question। You have to attempt one statement out of 2 statements। अभी इसका solution हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। And then section C, long question, you have to attempt 4 questions, each question having 5 marks। You have to attempt any 4 statements out of these 8 alternative statements। So let's start the solution of this guest paper। Please follow along। Okay, what computing machine was capable of taking input from punch cards and storing data in memory? So that was analytical engine। Second MCQs हो सकता है, in which network topology is data transmission unidirectional like radio or television broadcast? तो वो बस होगा। Now why not ring topology? Because ring topology भी unidirectional है, उसमें एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डेटा ट्रेवल कर सकता है। बट यहाँ पे बस जो टोपोलॉजी को हम सिलेक्ट इसलिए करेंगे बिकॉज यूनिडायरेक्शनल के साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न की ब्रॉडकास्ट की बात हुई है, यानी कि वन वे ट्रांसमिशन है। स्ट्रेट लीनियर बस में डेटा ट्रांसफ़र होगा टू द डेस्टिनेशन डिवाइसेस। ठीक है। Computational thinking is obviously, while we are solving the problem we have to think like a computer। उस प्रोसेस को जिसमें हम कंप्यूटर की तरह थिंक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंप्यूटेशनल थिंकिंग। फाइंड द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट विद अ गिवन वैल्यू। आपको एक सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो गिवन हो और उसमें से एक गिवन वैल्यू के साथ आपने उसको सर्च करना हो कि ये गिवन वैल्यू इस डेटा सेट में से सर्च करें, तो वो सर्च प्रॉब्लम होगी। बेसिकली यू विल बी फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम दैट गिवन डेटा सेट। आप उसको मैच कर रहे होगे, जिस आइटम के साथ वो मैच हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो बेसिकली इट्स अ सर्च प्रॉब्लम। मेन पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर अरेंज इन विच टैग। HTML में हम एक डॉक्यूमेंट के जो मेन पार्ट्स हैं वो हम बॉडी टैग के अंदर सारे उनको ग्रुप करते होते हैं। पैराग्राफ है,
टेक्स्ट, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हमने स्टाइल लगाने हैं, इमेजेस लगाने हैं, एंकर टैग्स लगाने हैं, लिंक्स वगैरह, जो भी चीज़ होगी वट एवर इट इज़ वो बॉडी में कंसिडर होगी, कंटेंट पेज का बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी टैग के अंदर। वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, वेरिएबल डिजिट के अलावा जो है वो अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, बट डिजिट से स्टार्ट कभी भी नहीं हो सकता। डिजिट उसमें आ सकता है इनसाइड द वेरिएबल नेम, उसके एंड पे आ सकता है, बट स्टार्ट में डिजिट नहीं आ सकता। डैश इज अ लिमिटेशन ऑफ बिग डेटा, तो लिमिटेशन इसकी होगी डेटा विजुअलाइजेशन, बिकॉज बिग डेटा का जो साइज होता है वो ह्यूमंगस होता है, दैट्स वाई डेटा विजुअलाइजेशन बिकम्स अ चैलेंज, तो वो इसकी एक लिमिटेशन में आ जाएगा। बाकी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस वो उसकी लिमिटेशन नहीं है, वो उसका फ़ायदा है, एडवांटेज है। और अनलिमिटेड ग्रोथ भी बिग डेटा का एडवांटेज में, करेक्टरिस्टिक में आ जाएगी। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज अ चैलेंज, बेसिकली लिमिटेशन ऑफ बिग डेटा। It becomes difficult to visually represent that huge amount of data. This is organized collection of data stored in multiple data sets. तो multiple data sets का मतलब होगा database, because it is a set of different data sets. The virtual assistant that belongs to Apple, obviously no brainer, वो Siri होगा। The technology concerned with performing specific tasks with little or no human intervention using computer controlled machines is called, that is robotics. Basically robotics में machines involved होती हैं जिनको हम कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। पहले हम उनको प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम्स करने के बाद वो फिर बगैर किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, ह्यूमन गाइडेंस के, वो खुद से काम कर रहे होते हैं रियल टाइम इन्वायरमेंट्स में। Dash refers to the practice of using online platforms and websites to connect with other people. Obviously वो आपके पास social networking होगा। Okay, next one is this software comes with 500 business plans templates to help create business plans for beginners. तो वो होगा आपके पास लाइफ प्लान। आपने बाकी जो इसके टूल्स हैं बिजनेस प्लान बनाने के लिए उनको भी देख लेना है कि उनमें उनका क्या मेथडोलॉजी है बिजनेस प्लान जनरेट करने के लिए, उसमें मिनिमम मैक्सिमम कितने टेम्पलेट्स जो है वो प्री लोडेड होते हैं, ताकि अगर एमसीक्यूज चेंज होता है उसी टॉपिक में से तो यू आर रेडी। Which stage of the design process refers to identifying the right problem and an actionable प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो वो हो गया आपके पास डिफाइन। तो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के आपने बेसिकली जो 5 के 5 स्टेप्स हैं उनको गो थ्रू कर लेना है। दिस कुड बी योर लॉन्ग क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इसकी 5 स्टेज को आपने ब्रीफली डिफाइन करना होगा, इसकी डायग्राम आपको बतानी चाहिए, और जो स्टेप्स का सीक्वेंस है वो हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसका सारे का सोल्यूशन यहाँ पे मैंने बेसिकली मेंशन कर दिया है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ताकि आपके पास इनफ जो है वो डेटा बैंक हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। होपफुली अगर इसमें से अगर 70 to 80% क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यू आर फुली प्रिपेयर्ड, आपने इसको प्रिपेयर किया हुआ है इस गेस्ट पेपर के सोल्यूशन को, और आगे मॉडल पेपर का भी हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, बिकॉज मॉडल पेपर में से भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो उठा के दिए जा रहे हैं फेडरल बोर्ड के फाइनल पेपर जो हो रहे हैं मैट्रिक के। सो क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो ब्रीफली का मतलब है आपने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं लिखना है, जस्ट आपने इसका क्रक्स लिखना है, मेन जिसके पॉइंट्स हैं। तो रूब्रिक्स को हमने फॉलो करना है। रूब्रिक्स मीन्स कि क्वेश्चन में आपसे क्या बेसिकली पूछा गया है, वो तो चीज़ आपने बिल्कुल छोड़नी नहीं है जो पूछी गई है, और अगर नहीं तो आपने कुछ ना कुछ उसमें रेलेवेंट ज़रूर लिखना है। बट ऑब्वियसली हमारा पहला गोल, मेन टारगेट है कि हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन को हम गौर से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे उसमें क्या पूछा गया, एंड देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंड उसके जो मार्क्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड मार्क्स, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो बेसिकली वन ह्यूमन आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन है जिसको फॉलो किया जाता है मॉडर्न कंप्यूटर्स को बिल्ड करने के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन जो कि वॉन न्यूमैन ने 1945 में इंट्रोड्यूस किया था, इसमें
उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो हर डिज़ाइन में इंक्लूड होने चाहिए। किस तरह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा जो है उनको किस तरह से हम मैनेज करेंगे सेम मेमोरी स्पेस के अंदर। तो आपने सिर्फ इतना लिखना है कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है क्या और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। 2 to 3 लाइंस मैक्स आप इसको कर सकते हैं, 4 लाइंस में भी कर सकते हैं, बट it should not be more than 4 lines. It consists of CPU and different buses, input output devices. Next alternative statement is define operating system and mention two of its objectives. Operating system एक system software होता है जो system को manage करने के लिए use होता है। इसके बगैर कोई भी हार्डवेयर जो है वो वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज OS is used to manage the hardware resources, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अगर OS नहीं होगा तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन नहीं हो सकता है हमारे कंप्यूटर के ऊपर। सो बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली और ऑटोमेटिकली मैनेज किया जा रहा होता है OS की तरफ से। एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, तो मल्टीपल प्रोसेसेस बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं, तो उनको मैनेज करना, किस वक्त कौन सा प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, कितनी टाइम तक वो प्रोसेस रहेगा मेमोरी में, एंड देन कब वो डिस्ट्रॉय होगा और उसकी जगह नया प्रोसेस लेगा, किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है। दिस इज ऑल बीइंग डन इन द बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली। Alright, second question is which transmission mode needs extra bits for communication? What happens when we use extra bits? तो आपके पास दो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आपने पढ़े थे, टू मोड्स मेथड्स, जो कि हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस में दोनों जो सेंडर रिसीवर डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में टाइमिंग सिंक होती है, मैच्ड होती है, और एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और उसी के दौरान ही डेटा भेजा जाता है। जबकि एसिंक्रोनस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन में दोनों डिवाइसेस का, यानी कि सेंडर रिसीवर का मैच होना, ऑनलाइन होना, ऑनलाइन से मुराद उनका सेम कनेक्शन में एट अ टाइम प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, डेटा जो है वो इरेगुलर इंटरवल्स पे भेजा जाता है, क्योंकि दोनों डिवाइसेस सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं है उस कम्युनिकेशन चैनल के अंदर। दैट्स वाई एक्स्ट्रा बिट्स हमें चाहिए होती हैं टू इंश्योर कि डेटा की जो सीक्वेंस है उसको मेक श्योर किया जा सके कि वो ठीक तरह से दूसरी तरफ जाके रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बिकॉज जब हम यहाँ से सेंड करेंगे एक्स्ट्रा बिट के साथ डेटा को, तो वहाँ पे जब रिसीविंग एंड पे वो रिकंस्ट्रक्ट होगा, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए और बिट्स की सीक्वेंस के लिए एक्स्ट्रा बिट्स हमें चाहिए होती हैं स्टार्ट एंड स्टॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दो बिट्स हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगी एसिंक्रोनस में, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। और स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। एक्यूरेट डेटा की जो पैकेट्स होते हैं उनकी फ्रेमिंग के लिए, डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए, एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए, सीक्वेंस को मेक श्योर करने के लिए, और एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर कोई एरर कर होता है तो वो हमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स के थ्रू ही पता चल सकता है। तो ये आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखें, इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं कि कौन से ट्रांसमिशन मोड में एक्स्ट्रा बिट्स चाहिए और क्या होता है जब हम एक्स्ट्रा बिट्स यूज़ करेंगे, यानी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेसिकली यूजिंग एक्स्ट्रा बिट्स इन that particular transmission medium method. Differentiate between logical thinking and algorithmic thinking. इसका आप जो है आंसर करोगे। लॉजिकल थिंकिंग होता है बेसिकली टू फाइंड द रीज़न बिहाइंड समथिंग। लॉजिकल थिंकिंग मेथडोलॉजी में आप रीजनिंग के थ्रू एक सिस्टमेटिक वे में रीजनिंग करते हो, चीज़ों के पीछे लॉजिक को देखते हो कि वाई दे आर हैपनिंग, और उसके अकॉर्डिंग आप जो सोल्यूशन होता है उसको बिल्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो हमने लॉजिक इसमें क्या डिड्यूस की कि हम हर नंबर को दूसरे से कंपेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर को सेकंड एंड थर्ड से, अगर वो दोनों से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली इट विल बी कॉल्ड डिक्लेयर्ड एज द ग्रेटर नंबर। अगर सेकंड है तो सेकंड को फर्स्ट एंड थर्ड से मैच करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। एल्गोरिथमिक जो मेथड होता है, एल्गोरिथमिक थिंकिंग, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे वेल डिफाइंड एंड इजी स्टेप्स में, और उसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक रेसिपी बनानी है
तो हम प्री हीट करेंगे ओवन को, इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे एंड फिर उसको बेक करेंगे। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथमिक थिंकिंग की एग्जांपल है। एग्जांपल नहीं पूछी गई बट आप लिखेंगे तो इट्स बेटर। बेसिकली आपने डिफरेंस लिखना था, तो एक आप उनकी डेफिनेशन का डिफरेंस कर लें और एक एक एग्जांपल को डिफरेंशिएट कर लें, तो आपके 2 मार्क्स जो हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगे। अब आप इसको कैसे समराइज करके लिख पाते हो, छोटा करके 4 लाइनों में लिखते हो, 5 लाइंस में लिखते हो, इट्स अप टू यू, बट बी एज कंसाइज एज पॉसिबल। बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना आप समझते हैं इनफ डिटेल, उस इनफ जो आपको आंसर शीट पे स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें अगर इतनी जगह है और आप उसमें लिख सकते हैं तो डजेंट मैटर, गो फॉर इट। ओके, व्हाट इज LARP यूज फॉर? बेसिकली LARP एक डिज़ाइन टूल है जिसके थ्रू हम जो फ्लो चार्ट्स हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एक ऑनलाइन टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, flow diagrams to represent the solution of the problem pictorially. Next is define computational thinking. Computational thinking क्या है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, या इसमें से इसकी जो characteristics होती हैं उनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि what is meant by decomposition, what is meant by pattern recognition, etc. तो computational thinking एक process है computerized way में problem को solve करने का. It is a process of solving the problem in a way computer will do. Next is what is the यूज ऑफ स्पैन एंड div टैग। तो बेसिकली जो स्पैन टैग होता है वो लाइन स्कोप का होता है, वो किसी पर्टिकुलर लाइन को जब हमने स्टाइलिंग करनी हो, उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो हम स्पैन टैग यूज़ करते हैं। बट हमने अगर मल्टीपल लाइंस पे लाइक पैराग्राफ्स के ऊपर या डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर वेब पेज के फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो हम div टैग को यूज़ करते हैं, बिकॉज div टैग एक डिवीजन, एक कंटेनर बना देता है, तो उस कंटेनर में जो भी चीज़ कंटेन होगी तो वो सारा स्टाइल जो है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, रादर के हम अलग अलग लाइन पे करते जाएं। बट हमने किसी इंडिविजुअल लाइन पे अकेली अकेली फॉर्मेटिंग करनी है तो हम स्पैन टैग यूज़ करेंगे। ओके, डिफाइन इनलाइन, एम्बेडेड एंड एक्सटर्नल CSS। तो ये आपके पास एक मोस्ट कॉमन अकरिंग क्वेश्चन है, ये अक्सर रिपीट हो रहा होता है, तो देर आर चांसेस कि ये फाइनल में भी इंशाल्लाह रिपीट होगा। इनलाइन CSS जब आप डायरेक्टली HTML के टैग के अंदर किसी पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिंगल आइटम के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो स्टाइलिंग बेसिकली इनलाइन CSS कहलाती है, क्योंकि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो लैंग्वेज है CSS वो वेब पेज को स्टाइलिश अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ होती है। हियर इज़ द एग्जांपल कि आप एक पैराग्राफ के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हो तो वो सारे पैराग्राफ के ऊपर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, बट बाकी जो पार्ट्स हैं वेब पेज के उनको इफेक्ट इससे नहीं होगा। इनलाइन CSS का ये फ़ायदा है। बट ऑन दी अदर हैंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको फिर आपको हर पर्टिकुलर आइटम या टैग के साथ जो है सेपरेटली ऐड करना पड़ेगा, जबकि एम्बेडेड CSS जो है वो स्टाइल टैग के अंदर हम कोड लिखेंगे CSS का और उसको हेड टैग के अंदर प्लेस कर देंगे सेम HTML डॉक्यूमेंट के पास। फ़ायदा ये है कि जिस पे हम जो स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं जिस वेब पेज पे वो होगी, बट डिसएडवांटेज बीइंग कि आप मल्टीपल पेजेस पे फिर वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिर एक्सटर्नल CSS यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर आप एम्बेडेड CSS यूज़ कर रहे हो तो आपको स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा और फिर डिफरेंट क्लासेस एंड आईडीज बनाकर उनको के ऊपर आप फॉर्मेटिंग इकट्ठी अप्लाई करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जस्ट क्लास या आईडी का यहाँ पे नेम लिखना होगा। जैसे ये P एक आईडी है उसका हम कलर रेड कर रहे हैं, तो यहाँ से जब ये कोड रन होगा, पेज लोड होगा, तो ऑटोमेटिकली इस आईडी यानी कि इस पैराग्राफ पे जाके ये कलर अप्लाई हो जाएगा। थर्ड वन इज एक्सटर्नल CSS। जब आप एक ही सिंगल CSS की जो फॉर्मेटिंग फाइल होती है या कोड होता है उसको मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो रदर के आप उसको एम्बेड करें, आप उसको एक्सटर्नल लिंक के थ्रू अटैच कर देते हैं मल्टीपल पेजेस का। ऑल यू हैव टू डू इज टू यूज द लिंक टैग। आपको लिंक टैग यूज करना पड़ेगा जिस भी आप वेब पेज में उस स्टाइलिंग को अप्लाई करना चाहते हो। What are arrays used for?
write their general syntax. So array basically is a collection of same type of values that are stored in contiguous locations. इसको आप इस तरह से डिफाइन करोगे, इसका फ़ायदा ये होता है कि बजाय कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स बनाए उनके मल्टीपल नेम्स को याद रखें, आप एक ही आइडेंटिफायर के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज़ को रेफ़र कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। बस वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टोर होंगी, लेकिन जब हम उनको रेफ़र करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो एक ही नेम से, एक ही वेरिएबल नेम से कॉल हो जाएंगी। तो जावास्क्रिप्ट में हम लेट के थ्रू या वार के कीवर्ड के थ्रू हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट, देन वी विल राइट एरे नेम, जो कि कुछ भी हो सकता है एज पर द वैलिड वेरिएबल नेमिंग रूल्स, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट्स को लिखोगे और एलिमेंट्स कॉमा सेपरेटेड होंगे। तो यू कैन राइट एज मैनी एलिमेंट्स एज यू वांट, लाइक जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है कि आप एक मार्क्स की एरे बना रहे हो लेट का कीवर्ड यूज़ करके, एंड उसमें 3 नंबर्स आप जो है वो स्टोर कर रहे हैं बेसिकली। तो हम इन तीनों नंबर्स को जो कि अलग अलग लोकेशन पे स्टोर हुए हैं उनको मार्क्स के नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द जावास्क्रिप्ट कोड। डिफाइन डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है। सो डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस जिसमें हम डेटा को गैदर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, प्री प्रोसेस बेसिकली करते हैं, ताकि हम उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें, और उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की फिर जो है कंसिडरेशन के अंडर हम डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, एनालिसिस, डिसीजंस लेते हैं, डिफरेंट बिजनेस डिसीजंस जो हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं। एंड डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली इज द वे टू रिप्रेजेंट द डेटा ग्राफिकली, डेटा को एक अपीलिंग मैनर में रिप्रेजेंट करना बाय यूजिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स और कॉन्सेप्ट मैप्स एक्सेट्रा। इस मेथड को या इस तरीके को हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। Question number 6, Part A. What are two data collection methods? Discuss briefly while mentioning their types. Just आपने उनकी types mention करनी है और उनकी definition लिखनी है। Primary data collection method, जिसमें हम first hand knowledge जो है original source से directly collect करते हैं, surveys, interviews वगैरह, experiments, एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड में हम इनडायरेक्टली डेटा को कलेक्ट करते हैं, मींस डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हुआ होता है, हम जस्ट उसको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए, जैसे बुक्स से डेटा कलेक्ट करना, मैगजीन से, वेबसाइट वगैरह से, रिसर्च आर्टिकल से, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स या गवर्नमेंट आर्काइव्स जो होते हैं डेटाबेसेस, बिकॉज वो हमने नहीं कंपाइल किए होते, वो ऑलरेडी कंपाइल्ड होते हैं, हम जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन उनको रेफर कर रहे होते हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। राइट एनी टू चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, तो बिग डेटा का एक तो ये है कि स्टोरेज का इशू होता है, उसको स्टोर रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, स्पेस चाहिए, प्लस प्रोसेसिंग के लिए आपको सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए होती हैं। बट यहाँ पे जो मैंने मेंशन की हैं वो हैं डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो जितना डेटा का साइज ज़्यादा होता जाएगा उसकी प्राइवेसी को और सिक्योरिटी को मेंटेन करना विल बिकम डिफ़िकल्ट, एंड डेटा क्वालिटी पे भी फिर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपको मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज से मिल रहा होता है, तो डेटा की क्वालिटी को इंश्योर करना becomes a challenge. Question number 7, Part A. Why is Grammarly used? What is the role of virtual assistants? तो Grammarly आप बताओगे कि हम स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है चेक के लिए इसको यूज़ करते हैं, अपनी जो डॉक्यूमेंट राइटिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। एआई टूल है बेसिकली जो हमें हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है। एंड देन वर्चुअल असिस्टेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, दे हेल्प अस विद डिफरेंट टास्क, जैसे कि हम आंसर कर सकते हैं किसी के क्वेश्चन को, लाइक वेबसाइट पे हमारे पास बॉट्स होते हैं, स्केड्यूल्स मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, लाइक जैसे अलेक्सा एंड सीरी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, लाइक दैट। ठीक है, आप इसको डिफाइन कर दोगे कि क्या रोल होता है, आप उनकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं। पार्ट बी होगा क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट, कि व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। कंप्यूटर विजन क्या है, तो कंप्यूटर विजन एक ऐसी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसमें कंप्यूटर्स में ये एबिलिटी लाई जाती है कि वो डिफरेंट विजुअल्स को, पिक्चर्स को, वीडियोस को एनालाइज करें और उसकी बेस पर उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके डिसीजंस लें।
तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी इज नोन एज कंप्यूटर विजन. Natural language processing means the ability in the computer machines to understand the natural languages like human languages जो होती हैं human understandable languages उनको understand करने की capability computers में हो तो उसको हम कहेंगे natural language processing. It is also the branch of AI. तो आपने इसका बेसिकली दोनों की डेफिनेशन लिख दें डिफरेंस लिख दें whatever. Write any two advantages of using AI algos. तो AI algos का क्या फ़ायदा होता है? फर्स्ट वन इज़ दे आर अवेलेबल 24/7, मिस्टेक्स कम होती हैं एंड स्केलेबिलिटी. आप इनको वक्त के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज पर दी ग्रोइंग नीड्स. Discuss any two irresponsible uses of software. How can we use softwares irresponsibly? हम उनको अपडेट नहीं कर रहे, हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मलेशियस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जानते बूझते, तो ये irresponsible वे है बिकॉज वी नीड टू बी aware of these different issues with softwares. तो हमने रेगुलरली अपडेट करते रहना होता है सॉफ्टवेयर को ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ और मैक्सिमम बेनिफिट हमें दे सकें, उसके साथ वो वर्क कर सकें. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उनको हम अपडेट नहीं करते हैं, उनको रिप्लेस नहीं करते हैं और लीगल सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं, तो ये एक इररिस्पॉन्सिबल यूज़ में कैटेगराइज होगा विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ इलीगल. Question number 9. What is the Computer Fraud and Abuse Act for? तो बेसिकली डिफरेंट यूनिट नंबर 6 में आपने जो है डिफरेंट लॉज पढ़े हैं फॉर डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन. दिस इज़ वन ऑफ देम. आपने इसको डिफाइन करना है ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, और दूसरे जो लॉज हैं उनको भी आपने देखना है लाजमी. आपको उनका भी पता होना चाहिए, उनमें से भी कोई आ सकता है, कंपैरिजन भी आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में सब पे नोट लिखने को आ सकता है. Define hacking and phishing. Hacking is the basically act of gaining unauthorized access to someone computer or information system or networks. एंड फिशिंग जो होता है एक टेक्निक होती है जिसमें हम impersonate करते हैं इलिजिटिमेट वे में और किसी को ट्रिक करते हैं टू रिवीलिंग देयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेसिकली. Question number 10. What is meant by entrepreneurship? Entrepreneurship is the process of undergoing or partaking अ जर्नी जिसमें आप लर्न करते हो डिफरेंट न्यू थिंग्स एंड जो है स्मॉल स्केल एक स्टार्टअप बेसिकली आप ले रहे होते हो, अलोंग द वे आप लर्न करते हो और अर्न भी करते हो. Entrepreneurship is a process of starting and managing a new business venture typically involving innovation. तो ये फुल फ्लैज बिजनेस नहीं होगा, ये जस्ट एक पायलट प्रोजेक्ट आप कह सकते हो. इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे होगे वो कम होगा, रिस्क टेकिंग कम होगा. ठीक है, आप इसमें अपनी जो नोवाइस एक्सपर्टीज होंगी वो इसमें लगाओगे, डेडिकेशन होगी, आपका हार्ड वर्क होगा, एंड देन यू कैन grow it into a full-fledged business later on. But entrepreneurship means a small scale initial startup, कम रिस्क और कम सरमाए के साथ. राइट नोट ऑन कैनवा एंड वर्डप्रेस यूजेज इन डेवलपिंग बिजनेस प्लान. तो बिजनेस प्लान के लिए आप लाइव प्लान यूज़ कर सकते हो, प्लान प्रो प्लान यूज़ कर सकते हो, कैनवा है, वर्डप्रेस है, CMS सिस्टम्स हैं. तो कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन टूल है जिसको आप डिफरेंट प्री मेड टेम्पलेट्स उठा के वहाँ से उनको एडिट करके अपना एक कस्टम बिजनेस प्लान क्रिएट कर सकते हैं. तो उसमें सारे टूल्स एंड जो पोर्शंस हैं वो ऑलरेडी डिज़ाइन होंगे, आपने जस्ट इसमें डेटा फिल इन करना होगा. और वर्डप्रेस भी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप जो है प्री मेड टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपना बिजनेस प्लान डेवलप कर सकते हो विद इन नो टाइम. लास्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस द स्मार्ट मेथड. तो स्मार्ट मेथड बेसिकली डिज़ाइन जो आप करते हैं, अपना बिजनेस प्लान डिज़ाइन करते हैं, जो स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क बनाते हैं उसको मेक श्योर करने के लिए कि वो कंसिस्टेंट है और एक्यूरेट है, उसके लिए यूज़ होता है स्मार्ट मेथड. स्मार्ट में एस फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल,
R फॉर रेलिवेंट, T फॉर टाइम बाउंड, ये करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। बेसिकली ये मेथड इंश्योर करता है कि आपके प्लान में, स्ट्रेटजी में ये करेक्टरिस्टिक जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिसाइज प्रमोशनल स्ट्रेटजी इन एंटरप्रेन्योरशिप। जब भी आप कोई वेंचर करते हैं तो उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप उसको प्रिसाइजली प्रमोट करेंगे, प्रमोशनल स्ट्रेटजी मैटर्स, उस पर आप कितना खर्च कर रहे हो, कितनी डेडिकेशन, कितना टाइम उसमें लगा रहे हो, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, प्राइस टैग चीज़ों के आप क्या रख रहे हो, इट ऑल मैटर्स। तो यू हैव टू पुट इन स्पेशल फोकस्ड एफर्ट ताकि आप प्रिसाइजली प्रमोट कर सको किसी भी प्रोडक्ट को, वेंचर को, जो भी आप करने जा रहे हो काम। So, coming on to long questions, section C. What is the use of communication devices in telecommunication system? And explain router and gateway. तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में बेसिकली आप बताओगे कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती हैं, टू कम्युनिकेट द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड देन उसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद आप राउटर एंड गेटवे को एक्सप्लेन करोगे वेरी ब्रीफली। तो राउटर बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि डेटा पैकेट्स को राउट करता है इन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, और जो गेटवे होता है वो दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स को कंबाइन करता है, एज इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल से वर्क कर रहे होते हैं। तो उनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि बीच में एक डिवाइस हो जो कि एक तरफ से, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करे ताकि अक्रॉस द नेटवर्क्स जो है कम्युनिकेशन स्मूथली पॉसिबल हो सके। देन इसका सेकंड पार्ट होगा क्वेश्चन का, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ वायरलेस नेटवर्क। तो आपने इसके एटलीस्ट 5 एडवांटेजेस लाजमी लिखने हैं और 4 एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। तो ये 2 पार्ट्स हैं, तो आपने इस हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना है। तो एडवांटेजेस होंगे, आपको वायर्स की नीड नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप डिवाइसेस ऐड एंड रिमूव कर सकते हो इजीली, और उसके बाद इसको इंस्टॉल करना, मेंटेन करना इजी होता है, कॉस्ट कम होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ब्रीफली या डिटेल के साथ डिस्कस कर सकते हो एज पर द टाइम एंड एज पर द स्पेस प्रोवाइडेड। फिर आपने एग्जांपल्स को लाजमी डिस्कस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि डिस्कस एंड एक्सप्लेन फॉर एग्जांपल्स। तो वाईफाई है, ब्लूटूथ है, मोबाइल नेटवर्क्स हैं एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। Then question number 4, draw a flow chart to read three unequal numbers and determine the greatest। तो ये सबसे इजी होने वाला है। आप स्टार्ट सिंबल ड्रॉ करोगे, आप इनपुट सिंबल पैराग्राम ड्रॉ करोगे, उसके अंदर लेबल लिखोगे इनपुट ए बी एंड सी। देन ए को बी एंड सी के साथ कंपेयर किया जाएगा, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू आउटपुट होगा ए, अदरवाइज सेकंड कंडीशन टेस्ट होगी, बी चेक होगा कि बी ए और सी से ग्रेटर है, अगर है तो बी आउटपुट होगा, अदरवाइज सी आउटपुट होगा। तो ये आपका एक बहुत ही इजी आंसर हो जाएगा इस लॉन्ग क्वेश्चन का। और राइट, इसका सेकंड पार्ट होगा, वाई आर फंक्शन यूज इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है और उसकी एग्जांपल। तो बेसिकली हम फंक्शंस को अपनी प्रोग्रामिंग को मॉड्यूलराइज करने के लिए, और ताकि हम डिफरेंट मॉड्यूल्स के थ्रू कोडिंग करके उन मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली लेटर ऑन हैंडल कर सकें, बिकॉज मॉड्यूल्स को हैंडल करना इजी होता है एज कम्पेयर टू अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। तो री कोड को रीयूज़ करने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा जो फंक्शन लिखा जाता है आप उसको मैनी टाइम रीयूज़ कर सकते हो जस्ट बाय कॉलिंग इट, मॉड्यूलैरिटी अचीव होती है और एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो जाती है। सारा कोड जो है आप उसको मॉड्यूलराइज कर देते हैं ब्लॉक्स की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में, स्कोप कंट्रोल आ जाएगा डीबगिंग के बाद। तो ये डिफरेंट आप रीजन लिख सकते हो व्हाई डू वी यूज फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। उसका जनरल सिंटेक्स होगा दैट यू विल राइट अ फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नेम आप लिखोगे जो कि कोई भी वैलिड नेम हो सकता है, जैसे वेरिएबल नेम बनाते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स आ जाएंगे, एंड देन बॉडी ऑफ द फंक्शन। दिस इज द एग्जांपल। हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है ऐड नंबर्स, उसमें दो हमने पैरामीटर्स बनाए ए एंड बी। तो ये फंक्शन बेसिकली ए एंड बी को ऐड करेगा। अब ए एंड बी क्या है वो हम उसको रन टाइम में वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे।
जैसा कि हमने यहाँ पे रन टाइम में एक वेरिएबल रिजल्ट बनाया और उसमें ऐड नंबर के फंक्शन को कॉल किया बाय प्रोवाइडिंग इट टू फिक्स्ड वैल्यूज 5 एंड 3। तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड b की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 5 प्लस 3 8 हमारे पास रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। Alright, question number 5. Discuss in detail the following application areas of big data: healthcare, government and internet of things। इन तीनों में हमने बताना है कि बिग डेटा कैसे हेल्पफुल होता है, कैसे यूटिलाइज होता है। हेल्थ केयर का आपने लिख देना है वाई, वेयर एंड देन गवर्नमेंट। एग्जाम्पल भी आप कोई भी लिख सकते हैं एंड देन आईओटी में उसका क्या यूज़ है और उसकी एग्जाम्पल। देन इसका सेकंड पार्ट होगा इस क्वेश्चन का to differentiate between supervised and unsupervised machine learning। This is the most important topic, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली आपको एक लेबल डेटा प्रोवाइड किया जाता है, हर इनपुट की एक मैप्ड आउटपुट होती है, तो उसके बेसिकली रिलेशनशिप से मॉडल जो है वो लर्न करता है बिटवीन दी रिलेशनशिप बिटवीन दी इनपुट एंड आउटपुट, एंड उसके बाद वो फिर अनसीन डेटा प्रेडिक्शंस करता है। उसकी क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन और द टू एग्जांपल टू टाइप्स, फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल। देन अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेबल डेटा दिया जाता है, यानी सिर्फ इनपुट दी जाती है, आउटपुट नहीं दी जाती। तो जो डेटा सेट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से बेसिकली फीचर सिलेक्शन मेथड से मॉडल लर्न करता है एंड क्लस्टरिंग करता है, या फिर उसमें हमारे पास री लर्निंग आ जाती है सेकंड, जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है, तो उनके थ्रू बेसिकली प्रिडिक्शन करते हैं मॉडल फिर अनसीन डेटा पे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज कंप्यूटिंग What impact does computing have on our personal, ethical and social practices? तो हमने बेसिकली कंप्यूटिंग के इम्पैक्ट्स बताने हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आप डिस्कस करोगे, नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस करोगे, एंड बी एज प्रिसाइज एंड कंसाइज एज पॉसिबल। बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डेटा आपको मैंने इनफ प्रोवाइड कर दिया ताकि आप उसको लर्न कर सको, उसको अंडरस्टैंड कर सको, मेमोराइज कर सको। तो आप इसमें से अगर इसको ब्रीफली 1 से 2 लाइन में भी एक्सप्लेन कर पाते हो हर पॉइंट को, तो दैट इज इनफ। 5 मार्क्स का ये मतलब नहीं है कि आप 5 लाइन्स ही लिखें, आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, बट आपने जस्टिफाई करना है बेसिकली 5 मार्क्स को। देन इसका सेकंड पार्ट है डिस्कस 5 स्टेजेस ऑफ द डिज़ाइन थिंकिंग। इसका शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी एक आया था कि किस स्टेज में हम जो है बेसिकली प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं या प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे भी हमने इसको बनाया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आपका फाइनल में भी आएगा। तो डिज़ाइन थिंकिंग क्या है उसको आप ब्रीफली डिस्कस करोगे और फिर इसकी 5 स्टेजेस क्या हैं उनको डिस्कस करोगे। एम्फसाइज है, एम्फसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका जो है गेस्ट पेपर था अकॉर्डिंग टू मी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं आपके फाइनल पेपर में। एंड ये उसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन जो है वो मैं आपके साथ पीडीएफ की फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। तो यू हैव टू सब्सक्राइब द व्हाट्सएप चैनल एज वेल। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा, आप वहाँ से जाके व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, नोट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, पास्ट पेपर्स हैं, वो मैं डिस्कस करता रहता हूँ, और उसके साथ साथ जो है आप इजीली जो है वो मुझे एक्सेस कर सकेंगे, जो भी गाइडेंस होगी वो फ़ौरन वहाँ पे शेयर होगी। तो क्विक हेल्प के लिए, क्विक लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, वन ऑन वन गाइडेंस के लिए वहाँ पे मैं मैसेजेस वगैरह वॉइस नोट की फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में शेयर करता हूँ। और
ऑब्वियसली जो पास पेपर की पीडीएफ्स हैं और जो इस तरह के सॉल्यूशंस की पीडीएफ हैं वो वहाँ पे मैं शेयर करता रहूँगा, तो मस्ट आपने उसको भी फॉलो करना है व्हाट्सएप चैनल को। दैट्स इट। इसके बाद जो है हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।